प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की यूनिट 3 उत्पादन एवं लागत के अंतर्गत दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक लागत की अवधारणा में हम लोग आज अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों की सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद अल्पकालीन लागतों के प्रकार की चर्चा करेंगे। ठीक उसके बाद उन लागतों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, किन फार्मूला से करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उन्हें सारणी द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं, फिर रेखा चित्र से कैसे दर्शाते हैं और रेखा चित्र दर्शाने के दौरान उनकी आकृतियाँ, उन अल्पकालीन लागतें की आकृतियाँ कैसे होती है उसकी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप अंत तक देखें, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। परीक्षा में इस टॉपिक से काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विशेष रूप से आज का जो वीडियो लेक्चर में जो बातें पढ़ाई जाएगी उससे संबंधित तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंत तक देखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्पकालीन लागतें तथा दीर्घकालीन लागतें के बारे में। अल्पकालीन लागतें तथा दीर्घकालीन लागतें के बारे में। अल्पकालीन लागतें तथा दीर्घकालीन लागतें के बारे में काफ़ी आसान है। अगर आप जानते हैं कि उत्पादन के साधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसको शॉर्ट रन कॉस्ट बोलते हैं और इसको लॉन्ग रन कॉस्ट बोलते हैं। तो बेहद आसान है ये दो बात समझना। अगर आप जानते हैं कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है और वे उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो श्रम है, पूंजी है, भूमि है और साहस है। ये चार उत्पादन के प्रमुख साधन हैं: श्रम, पूंजी, भूमि और साहस। उत्पादन प्रक्रिया में इन सब को प्रयोग करना पड़ता है। उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पादक को उत्पादन करने के लिए इनको खरीदना पड़ता है, तो खर्च होगा। उसमें से क्या होगा, इसको खरीदा जाएगा एक उत्पादक के द्वारा, तो खर्च करना पड़ेगा। और इन सभी साधनों को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम लोग परिवर्तनशील साधन बोलते हैं, परिवर्तनशील साधन, और दूसरा कैटेगरी में हम लोग इसको अपरिवर्तनशील या स्थिर साधन के रूप में रखते हैं। परिवर्तनशील साधन को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और स्थिर साधन को हम लोग के से डिनोट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक उत्पादक को वस्तु या सेवा उत्पादन करने के लिए इन सब को खरीदना पड़ता है, तो खर्चा आएगा। अब अल्पकालीन लागतें में क्या आएगा, दीर्घकालीन लागतें क्या होती है, तो लागतें का मतलब तो यहाँ पर खर्चा तो शामिल होगा, लेकिन दोनों में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो देखिए, उत्पादन प्रक्रिया चाहे कम हो या उत्पादन प्रक्रिया में ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हो या कम चीज़ों का उत्पादन हो, सभी साधन प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर हम अल्पकालीन उत्पादन की बात करें, कम समय में उत्पादन की बात करें, तो वहाँ पर ये जो स्थिर साधन होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। ये क्या होते हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं। जबकि ये जो होते हैं परिवर्तनशील साधन जो होता है वो आवश्यकता अनुसार बदलता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील होता है। ये अल्पकालीन लागतें में क्या होगा, कुछ लागतें परिवर्तनशील होती है और कुछ लागतें
स्थिर रहती है, यही जानना है। तो इस तरह के लागतें को हम लोग अल्पकालीन लागतें के नाम से जानते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये समझेंगे कि अल्पकालीन लागतें में परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील होता है और स्थिर लागत क्या होता है, स्थिर रहता है। जबकि दीर्घकालीन लागतें में क्या होता है कि सभी साधन या सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं, सभी लागतें परिवर्तनशील होती है दीर्घकालीन लागत में, लॉन्ग रन कॉस्ट में, यही है। तो ये दोनों के बीच फर्क सभी लागतों में परिवर्तनशीलता के आधार पर किया जाता है। सभी लागतें में परिवर्तनशीलता के आधार पर ये दोनों लागतें परिभाषित होती है। सभी लागतों में परिवर्तनशीलता के आधार पर अल्पकालीन लागतें तथा दीर्घकालीन लागतें परिभाषित होती है। सभी लागतें परिवर्तनशील है तो उसे हम लोग अल्पकालीन लागत कहेंगे, और यदि सभी लागतें अगर परिवर्तनशील है तो उसे हम लोग दीर्घकालीन लागत कहेंगे। और अगर नहीं है, सभी लागतें परिवर्तनशील नहीं है तो उसे हम लोग अल्पकालीन लागत कहेंगे। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यानी तय होता है कि प्रयोग किए साधनों पर किए जाने वाला खर्च है, सभी साधन की खर्चा परिवर्तनशील है तो दीर्घकालीन लागत, सभी साधनों पर खर्चा परिवर्तनशील नहीं है तो अल्पकालीन लागत के नाम से जानते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं अल्पकालीन लागतें के प्रकार के बारे में कि अल्पकालीन लागतें कितने प्रकार की होती है। तो अल्पकालीन लागतें 3 प्रकार की होती है। उसमें से एक होता है कि एक को हम लोग बोलते हैं कुल लागत। क्या होता है? कुल लागत। अच्छा, कुल लागत जिसको हम लोग टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है औसत लागत, जिसको हम लोग एवरेज कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है सीमांत लागत, जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, हम लोग अल्पकालीन लागतें के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। अल्पकालीन लागतें के प्रकार, तो यहाँ पर ये जितना शॉर्ट फॉर्म बनेगा, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे टीसी बनेगा, लेकिन ये अल्पकालीन लागतों का प्रकार है। अल्पकालीन लागतें का इंग्लिश शॉर्ट रन होता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म STC भी बनता है, शॉर्ट टोटल कॉस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म AC भी बनता है और ACAC शॉर्ट अल्पकालीन कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म MC तो बनता है, SMC भी बनता है, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट। ये बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक चलते हैं कि कुल लागत क्या होता है। तो एक तो लाइन ये है कि उत्पादन के सभी साधनों पर किया गया खर्च को हम लोग कुल लागत बोलते हैं। उत्पादन के सभी साधनों पर किया गया खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन के सभी साधनों पर किया गया खर्च को हम लोग कुल लागत के नाम से जानते हैं। अब इस सभी साधन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या? स्थिर साधन,
और दूसरा परिवर्तनशील साधन, ये तो आप लोग पहले से जान रहे हैं। अब यहाँ पर बताइए, उत्पादन के सभी साधनों पर किया गया खर्च को हम लोग कुल लागत के नाम से जानते हैं। और हम लोग किसका प्रकार पढ़ रहे हैं? अल्पकालीन लागत की प्रकार पढ़ रहे हैं। और अल्पकालीन लागत में और सभी साधन का मतलब हो गया कि सभी साधनों को दो भाग में बांटते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। अब स्थिर साधन पर एक उत्पादक जो खर्चा करेगा, स्थिर साधन पर जो एक उत्पादक खर्चा करेगा उसे हम लोग कुल स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम लोग TFC बोलेंगे। अब और परिवर्तनशील साधनों पर एक उत्पादक द्वारा जो राशि खर्च की जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? TVC। स्थिर साधनों पर किया गया कुल खर्चा को TFC बोलते हैं और परिवर्तनशील साधन पर किया गया कुल खर्चा को TVC बोलते हैं। सभी साधनों पर किया गया खर्च को TC बोलते हैं। और सभी साधनों को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है, एक स्थिर साधन, दूसरा परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन पर किया गया खर्च को हम लोग कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC के नाम से जानते हैं। परिवर्तनशील साधन पर किया गया खर्च को कुल परिवर्तनशील लागत या टोटल वेरिएबल कॉस्ट या TVC के नाम से जानते हैं। हम लोग तुरंत ये दोनों के बीच अंतर को अभी पल भर में जानेंगे। थोड़ा सा ये सब का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों के बीच पहले अंतर थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। TFC और TVC के बीच। तो पहला अंतर होता है कि स्थिर साधनों पर किया गया खर्च, स्थिर साधनों पर किया गया कुल खर्च होता है। ये क्या होता है? परिवर्तनशील साधनों पर किया गया कुल खर्च होता है। दूसरा अंतर देखिए, ये स्थिर साधनों पर किया गया खर्च होता है। अल्पकाल का हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, अल्पकालीन लागतें की चर्चा कर रहे हैं, तो अल्पकाल में स्थिर रहता ही है। उत्पादन के शून्य स्तर पर भी एक स्थिर ही रहता है। उत्पादन के शून्य स्तर पर TFC कुछ न कुछ होता है। उत्पादन के शून्य स्तर पर TFC जो होता है वो कुछ न कुछ होता है, कुछ न कुछ होता है। देखिएगा यहाँ पर सारणी में देखिए, ये TFC का कॉलम है, उत्पादन का शून्य स्तर ये है, निर्गत मतलब उत्पाद ही होता है। तो शून्य स्तर पर कुल स्थिर लागत 20 रुपया है, इसलिए उत्पादन के शून्य स्तर पर TFC कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर देखिए। अच्छा, उसके बाद जबकि TVC देखिए, उत्पादन के शून्य स्तर पर TVC शून्य है। तो ये और इसमें क्या होगा? उत्पादन के शून्य स्तर पर TVC शून्य होता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। उसके बाद बात करते हैं आगे। TFC उत्पादन बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ TFC अपरिवर्तित रहता है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ TFC
स्थिर रहता है। टीएफसी क्या रहता है? स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जबकि उत्पादन में परिवर्तन के साथ, उत्पादन में वृद्धि के साथ टीबीसी बढ़ता है। टीबीसी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टीबीसी परिवर्तित रहता है। टीबीसी परिवर्तित रहता है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। अब आगे का डिफरेंस और क्या है? तो यही मुख्य डिफरेंस ये तीनों के बीच है। पहला, टीएफसी स्थिर साधनों पर किया गया कुल खर्च होता है। टीबीसी परिवर्तनशील साधनों पर किया गया कुल खर्च होता है। टीएफसी उत्पादन के शून्य स्तर पर कुछ ना कुछ होता है, जबकि टीबीसी उत्पादन के शून्य स्तर पर शून्य होता है। उसके बाद उत्पादन में वृद्धि या कमी के साथ ये नहीं बदलता है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ टीएफसी अपरिवर्तित रहता है। देखिए, उत्पादन बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन टीएफसी 20 है, 20 है, 20 है, 20 है, यानी अपरिवर्तित है। टीबीसी उत्पादन में परिवर्तन के साथ ये बदला है। यहाँ 0 इकाई पर 0 है, 10 है, 18 है, 24 है, इसलिए उत्पादन परिवर्तन के साथ टीबीसी बदलता है। यहाँ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। उत्पादन के शून्य स्तर पर कौन सा लागत कुछ ना कुछ होता है? ऑप्शन है टीएफसी, दूसरा टीबीसी, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो उत्पादन के शून्य स्तर पर टीएफसी कुछ ना कुछ होता है। कौन सी लागत उत्पादन के शून्य स्तर पर शून्य होती है? तो टीबीसी होती है। उत्पादन में परिवर्तन के साथ कौन सा लागत बदलता है? तो टीबीसी बदलता है। कौन सा लागत नहीं बदलता है? टीएफसी नहीं बदलता है। तो इस तरीके से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसका? एक तो हम लोग कुल लागत को देख लिए। अच्छा, कुल लागत को अगर हम अब अच्छा, ये तो हो गया कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के खासियत के आधार पर यहाँ डाटा दिया गया है। ये बदलता है, इसलिए इसको फिक्स रखा गया है। सॉरी, ये नहीं बदलता इसलिए इसको फिक्स रखा गया है, और ये बदलता है इसके लिए इसको बदला गया है। अब हम लोग कुल लागत क्या होता है? तो सभी साधनों पर किया गया खर्च को हम लोग कुल लागत बोलते हैं। और कुल सभी साधनों को हम दो भाग में बांटते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन पर किया गया कुल खर्चा को टीएफसी बोले, परिवर्तनशील साधन पर किया गया कुल खर्चा को टीबीसी बोले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कुल लागत क्या होगा? कुल स्थिर साधन, कुल लागत क्या होगा? तो कुल लागत, कुल स्थिर साधन, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होगा कि नहीं होगा? सभी साधनों पर किया गया खर्च को कुल लागत बोले, और सभी साधन को दो भाग में बांटे, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। इसलिए कुल लागत क्या होगा? कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ के रूप में हम इसको परिभाषित। एक तो हुआ सभी साधनों पर किया गया खर्च को कुल लागत बोलते हैं। दूसरा कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के योगफल के रूप में भी हम इसको, कुल परिवर्तनशील लागत के योगफल के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। एक डेफिनेशन हुआ कुल लागत का, सभी साधनों पर किया गया खर्च कुल लागत होता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के योगफल के रूप में भी हम कुल लागत को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो ये दो बातें कुल लागत के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफ की चर्चा कर लेंगे कि टीसी, टीएफसी और टीबीसी। अच्छा, सबसे पहले ये दोनों का जो टीसी होता है तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टीसी 0 इकाई पर कितना है? टीसी 0 इकाई पर कितना है? तो टीएफसी 0 इकाई पर कितना है? 20 है। और टीबीसी 0 इकाई पर कितना है? 0 है।
तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 0 20, इसलिए 0 इकाई पर TC कितना होगा 20 होगा। ये भी कह सकते हैं कि उत्पादन के किस इकाई पर TC 0 होता है, 0 इकाई पर 0 हो गया, या फिर किस इकाई पर TC TFC के बराबर होता है, तो TC TFC के बराबर होता है 0 इकाई पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे की इकाई को पर भी हम निकाल सकते हैं, जैसे पहली इकाई पर निकालेंगे तो 20, दोनों को जोड़ने पर TC प्राप्त होता है, तो 20 और 10 30, 20 और 18 38, 20 और 24 44, उसके बाद 20 और 29 49, 20 और 33 53, 20 और 39 9 और 0 9, 3 और 2 5, ये TFC और TBC का योगफल TC होता है, इसलिए दोनों को जोड़ रहे हैं और TC निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 0 7, 4 और 2 6, 0 और 0 0, 6 और 2 8, 5 और 0 5 और 7 और 2 9। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 और 9 2 11। तो इस तरीके से हम TFC और TBC को जोड़ करके TC कैलकुलेट कर लिए। अब ये अच्छा, यहाँ पर अब ये इसका ग्राफ TC TBC और TFC को हम लोग देख लेते हैं। सारणी में तो हम लोग इसका देख लिए और हम लोग इसका ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सारणी में बहुत सारा कॉलम दिखाई पड़ रहा है, 8 कॉलम लगभग में है। इसको अगर छोड़ देंगे निर्गत की इकाई को तो 7 कॉलम बचेगा, और 7 कॉलम में मुख्य रूप से ये डाटा एक ही चीज़ से संबंधित होगा और वो होगा आपका लागत से, और दूसरा ये है निर्गत से उत्पाद से संबंधित डाटा। इस तरीके से इस सारणी में मुख्य रूप से 2 ही चर को दिखाया गया है, 2 वेरिएबल को दिखाया गया है। एक है Q यानी उत्पाद की मात्रा निर्गत की इकाई, और दूसरा है लागत। ये सब लागतों का वैरायटी है, हम सब एक करके भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ये तीनों को देखे हैं, इसलिए तीनों का ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर एक अक्ष होगा, ये y अक्ष हुआ और ये मेरा x अक्ष हुआ। तो यहाँ पर हम लोग निर्गत की इकाई उत्पाद की मात्रा को हम लोग यहाँ पर माप लेते हैं, जिसको हम Q से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को माप लेते हैं, जिसको लागत बोल रहे हैं। यह हो गया क्वांटिटी, यानी निर्गत की इकाई दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, निर्गत की इकाइयाँ। और यहाँ पर लागतें, अब जो लागत हमें यहाँ मापना है वो यहाँ माप सकते हैं। अब देखिएगा, इधर तो हम लोग 0 1 2 3 4 5 माप सकते हैं, माप लीजिएगा। ग्राफ बनाने के लिए नहीं सीखें तो पुराना वीडियो देखिएगा जा कर के, वहाँ ग्राफ कैसे बनाया जाता है हम बता चुके हैं।
अब हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनता है देखिए, हम लोग यहाँ जानते हैं कि निर्गत की इकाई जैसे जैसे बढ़ रही है, कुल स्थिर लागत नहीं बढ़ रहा है, यानी इसको हम मात्रा अक्ष हुआ, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, और इसके समांतर है TFC। तो इसको हम लोग इस तरीके से खींचेंगे। ये मेरा TFC का वक्र हो गया। अब किसी दिन पूछा जा सकता है TFC की रेखा या TFC का वक्र कैसा होता है, तो मात्रा अक्ष के समांतर होता है। हम इसको एक्स अक्ष के भी समांतर कह सकते हैं, और ये बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ ये अपरिवर्तित रहता है। हम यहाँ से यहाँ इधर की ओर जाएंगे, ये उत्पादन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और अगर TFC की बात करेंगे तो TFC ज्यों का त्यों इतना ही है। तो TFC की रेखा एक्स अक्ष या मात्रा अक्ष के समांतर होती है। दूसरा TVC देखिए, 0 इकाई पर 0 है, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए ऊपर दाहिनी ऊपर की ओर जाएगी, दाहिनी ऊपर की ओर जाएगी। इस तरीके से इसको हम लोग TVC बोलते हैं। और एक TC की बात करेंगे तो TC देखिए, 0 इकाई पर इसका भी वैल्यू 0 है, इसलिए y अक्ष के ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर की ओर से स्टार्ट होगा। जैसे 0 इकाई पर TFC 20 था, TC भी 20 है, इसलिए TC का भी ग्राफ यहीं से शुरू होगा। और ये किस तरीके से बनेगा, आप लोग पॉइंटिंग करके मिलाइएगा तो इस तरीके से ये बनेगा। TC का ये वक्र हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों में खासियत क्या क्या है, पहला तो हम लोग देख लिए, TFC मात्रा अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर है। TC और TVC लगभग पैरेलल है। दोनों में फ़र्क क्या है, TVC मूल बिंदु से शुरू होकर ऊपर दाहिनी की ओर गया है, और TC जो है वो y अक्ष के ऊपर y अक्ष के मूल बिंदु से ऊपर से स्टार्ट हुआ है और दाहिनी ऊपर की ओर गया है। ये दोनों ग्राफों के बीच समानांतर गैप है। तो यही TC, TVC और TFC ग्राफों के बीच खासियत है। यहाँ आपको जानना है कि TFC का वक्र मात्रा अक्ष और एक्स अक्ष के समांतर होता है। दूसरा जानना है कि TVC मूल बिंदु से शुरू होकर दाहिनी ऊपर की ओर जाता है। TC मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष से शुरू होकर दाहिनी ऊपर की ओर जाता है। ये दोनों वक्रों के बीच समानांतर गैप होता है। इतना बात को ध्यान में रख करके इसको बनाया जाता है। इतना बात को ध्यान दिए बिना अगर बनाना चाहेंगे तो आप डाटा को पॉइंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक लीजिए। ये तीनों कॉलम में डाटा देखिए, न्यूनतम डाटा 0 और अधिकतम डाटा 115। उस तरीके से यहाँ रेंज फिक्स कीजिए और फिर पॉइंटिंग कीजिए। पॉइंटिंग करने के बाद उसको मिलाइएगा तो इसी तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप रफ कॉपी में ऐसा ज़रूर करें। अब आप लोग ये देख लिए, आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको। ये तो हुआ TC का कहानी। TC और उसका वो दो चीज़ों से मिल कर के बनता है, TVC और TFC से। तो इसके बारे में ये कहानी हुआ। अगला हम लोग चलते हैं, अगला अल्पकालीन लागत का अगला प्रकार, जिसको हम लोग औसत लागत के नाम से जाने। औसत लागत, इसको हम लोग अल्पकालीन औसत लागत भी बोलते हैं। औसत लागत परिभाषित कैसे करेंगे, तो कुल लागत और निर्गत की जो इकाई है या उत्पाद की जो इकाई है
इसके अनुपात के रूप में, यानी कह सकते हैं कुल लागत में निर्गत की इकाई से भाग देने पर औसत लागत प्राप्त होता है। और औसत लागत को हम लोग AC से डिनोट करते हैं, SAC भी लिख सकते हैं, SAC, ये ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, ये, या फिर इससे व्यक्त करते हैं। कुल लागत को TC बोलते हैं और निर्गत की इकाई को हम लोग Q से डिनोट कर रहे हैं। इस तरीके से एक फार्मूला हो गया आपका AC बराबर TC बटा Q। अब हम लोग इससे तुरंत पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, TC, TFC और TVC का योगफल होता है, और ये दोनों में अगर हम Q से भागा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं TFC बटा Q और TVC बटा Q। अगर इतना हम लिख लिए तो TC और Q के अनुपात को AC बोलें, TC और Q के अनुपात को AC बोलें, तो TFC और Q के अनुपात को हम लोग TVC बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। और TVC और Q के अनुपात को हम लोग यहाँ TFC और Q के अनुपात को हम लोग AVC बोलेंगे, AFC। TC और Q के अनुपात को AC बोले, इसलिए TFC और Q के अनुपात को AFC बोलेंगे। TVC और Q के अनुपात को हम लोग AVC बोलेंगे। और ये दोनों के जोड़ को हम लोग AC बोलेंगे। इस तरीके से AC का एक और फॉर्मूला प्राप्त होता है, और वो है ये। एक तो यहाँ प्राप्त हुआ कि AC क्या होता है, तो TC और Q के अनुपात होता है। औसत लागत कुल लागत और निर्गत की इकाई का अनुपात होता है, पहला बात ये हुआ। दूसरा बात, ये FC का मतलब क्या हुआ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। परिभाषित कैसे करेंगे कि कुल स्थिर लागत और निर्गत की इकाई के अनुपात को औसत स्थिर लागत बोलते हैं। उसी तर्ज पर इसको परिभाषित करेंगे कैसे कि कुल परिवर्तनशील लागत और निर्गत की इकाई के अनुपात को हम लोग AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत के नाम से जानते हैं। फाइनली हम लोग ये दोनों का जोड़ को AC के नाम से जानते हैं, एवरेज कॉस्ट के नाम से जानते हैं, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम लोग AFC निकालने के लिए क्या किए, TFC को Q से भाग दिए। तो अगर हम इधर निकालना चाहेंगे, TFC मेरा कितना है, 0 इकाई पर TFC कितना है, तो 0 इकाई पर TFC जो है वो मेरा TFC जो है 20 है, तो 20 बटा 0 करेंगे। हम AFC निकालना चाहेंगे, AFC कितना इकाई पर, 0 इकाई पर, तो फार्मूला क्या है, TFC बटा Q। तो 0 इकाई पर TFC कितना है, तो 0 इकाई पर TFC 20 है, और Q कितना है, 0 है। तो ये दोनों को भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या आएगा, भाग देने पर ये इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट को हम लोग यहाँ दर्शाएंगे नहीं, इसको हम खाली जगह रख देंगे, खाली जगह रहेगा ये। अगर हम दूसरी इकाई पर बात करेंगे, तो अब पहली इकाई पर TFC कितना है, 20 है, और निर्गत की इकाई कितना है, 1 है, तो 20 बटा 1 बराबर कितना होगा, 20 होगा, तो 20 यहाँ लिख देंगे। दूसरी इकाई पर TFC कितना है, तो दूसरी इकाई पर TFC जो है वो कितना है, 20 है, और निर्गत की इकाई कितना हो जाएगा, Q बराबर 2, तो 20 बटा 2 बराबर यहाँ पर कितना होगा, 10, तो 20 बटा 2 बराबर 10। इसी तरीके से आगे की इकाई पर आप स्वयं निकालिए तो आप सीख पाइएगा
20/3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक 18 पॉइंट, 3 छक 18 इसी तरीके से आएगा। और इसी तरीके से आएगा तो लास्ट में एक बढ़ा करके लिख देते हैं 6.67। उसी तरीके से 20/4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 4 पच्चे 20, 5 चौक 20। उसी तरीके से 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक छठी कहीं 7वीं कहीं पर निकालेंगे तो TFC 7/20/7 निकल क्या रहा है बाबा, गलत कॉलम निकल रहा है। ये AFC के कॉलम में ये बात दिखाएगा और लिखा गया यहाँ पर गलती हो गया, ये सब इस कॉलम में डाटा दिखाएगा। माफ़ी चाहेंगे, इसमें दरअसल वो लिखाएगा AFC के कॉलम में और लिखा गया यहाँ पर, इस वजह से ये गलती हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, 6 इकाई तक तो निकल गया, 7वीं इकाई पर निकालेंगे तो 20/7। तो 20/7 का मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 7 42 7 और 4 7 5 35। उसके बाद ये कैसे आएगा, 8/20, 20/8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 8 पचे 40। उसके बाद 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, इसी तरीके से आते जाएगा। उसके बाद एक डाटा और बच रहा है 20/10 यानी 2, पॉइंट के बाद 0 0 दे देते हैं। तो इस तरीके से AFC कैलकुलेट हुआ। अगर फिर हम ABC को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो TBC/Q, ABC को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, ABC TBC/Q। अब कौन सा इकाई पर निकालें, तो 0 इकाई पर निकालते हैं पहले। तो 0 इकाई पर निकालेंगे तो 0 इकाई पर निकालेंगे तो कितना होगा, 0 इकाई पर TBC कितना है, 0 इकाई पर TBC 0 है तो 0 लिखेंगे, और Q कितना है, 0 है तो 0/0 0 कहते हैं। लेकिन ये लिया ना जाएगा, इस सब को खाली जगह छोड़ देंगे, खाली जगह क्या करेंगे, रख देंगे। तो ABC के कॉलम में 0 कहीं पर ये खाली जगह। उसके बाद अगर हम पहली इकाई पर निकालना चाहेंगे, पहली इकाई पर ABC, तो TBC पहली इकाई पर कितना है, पहली इकाई पर TBC 10 है और निर्गत की इकाई Q 1, तो 10/1 बराबर 10। तो पहली इकाई पर ABC कितना निकला, 10 निकला। फिर देखिए दूसरी इकाई पर, तो दूसरी इकाई पर TBC कितना है, दूसरी इकाई पर TBC 18 है, 18 है और निर्गत की इकाई यहाँ 2, तो 18/2 बराबर 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद
तीसरी इकाई पर टीवीसी कितना है बताइए। तीसरी इकाई पर टीवीसी 24 है, तो 24 लिखेंगे। 24/Q बराबर 3, तो निकलेगा कितना कैलकुलेशन 8, तो 24/3 बराबर 8। उसके बाद चौथी इकाई पर, अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकलेगा इसमें। तो चौथी इकाई पर टीवीसी कितना 29 और निर्गत की इकाई 4, 29/4 बराबर 4 सत्ते 28, 1 4 दूनी 8, 2 और 4 पचे 20, तो जो है वो 7.25 आया। तो 7.25 चौथी इकाई पर। उसके बाद अगला है पांचवी इकाई पर। बताइए पांचवी इकाई पर टीवीसी कितना है। पांचवी इकाई पर टीवीसी जो है वो आपका 33 है, तो 33 लिखिए और बटा 5 भाग दीजिए 5 छक 30 और फिर 5 छक 30 6.6 आ गया। उसके बाद छठी इकाई पर, तो छठी इकाई पर कितना है क्या। छठी इकाई पर एबीसी निकालने के लिए छठी इकाई पर टीबीसी कितना है, तो छठी इकाई पर टीबीसी जो है वो 39 है। 39 है और 6 से भाग दे देना है, तो 6 छक 36, 6 छक 36 और 3 6 पचे 30, 6.5 आया। तो 6.5 यहाँ लिखिए। छः पॉइंट 5 यहाँ थोड़ा सा नीचे हो गया 3.33। चलिए ठीक है। बाकी बात अब यहाँ पर सातवीं इकाई पर निकालने के लिए, तो सातवीं इकाई पर निकालने के लिए यहाँ पुट कीजिए। आप लोग अब समझ गएंगे, भाग देना है और लिखना है। तो सातवीं इकाई पर टीवीसी 47/7, तो 47/7 का मतलब होता है 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 और 5 7 7 49 और 7 1 7, ये हो गया। उसके बाद आठवीं इकाई पर 60/8, 6 48, 7 56, 8 7 56 और 4 8 5 40। उसके बाद 9 7 63, 9 72, 9 72 और 3 9 27 और 2 27, 3 30 27 3, फिर 3 आएगा। तो इस तरीके से। और इसमें टीवीसी बटा 95/10 यानी 9.5, इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। ये जो अब हम लोग अगर एसी का जो कॉलम बचा हुआ है इसको देखते हैं, तो एसी कैसे कैलकुलेट होता है, टीसी/क्यू से। टीसी/क्यू का मतलब हुआ कि
अगर हम पहली इकाई पर टीसी निकालना चाहेंगे, सॉरी एसी, तो पहली इकाई पर टीसी कितना है? तो पहली इकाई पर टीसी जो है वो मेरा 20 है, और इकाई मात्रा की इकाई 0, और 20/0 का मतलब इन्फिनाइट हो जाता है, इसलिए इसको खाली रखेंगे। तो 0 इकाई पर एसी खाली रहेगा, सॉरी 0 इकाई पर एसी खाली रहेगा। अब पहली इकाई पर निकालेंगे तब, तो पहली इकाई पर निकालेंगे तो पहली इकाई पर टीसी कितना है? पहली इकाई पर टीसी जो है वो 30 है, तो 30/Q का मान 1, तो 30/1 बराबर 30, तो 30 यहाँ लिखिए। तो पहली इकाई पर ये कितना हुआ? 30 हुआ। उसके बाद दूसरी इकाई पर एसी कितना है? तो दूसरी इकाई पर टीसी कितना है, इससे तय होगा। दूसरी इकाई पर टीसी कितना है? तो दूसरी इकाई पर जो टीसी है वो आपका, हाँ, दूसरी इकाई पर टीसी जो है वो आपका 38 है, तो 38 यहाँ लिखिए। 38/Q मतलब 2, तो भाग देंगे तो 19 आएगा। अब तो समझ लेंगे कैसे एसी कैलकुलेट हो रहा है। इसको आगे मतलब भाग देना है, टीसी में हम क्यू से भाग देंगे, तो 44/3 आनी, 3 एकम 3, फिर यहाँ 1 आएगा, 3 चौक 12, पॉइंट 3 छक 3 इकाई 3, 3 चौक 12, 2, 3 छक 18, इसी तरीके से आएगा। उसके बाद 49/4, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी फिर 8, 4 इकाई 4, हाँ, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, इस तरीके से आएगा। फिर 53/5 का मतलब कितना है? 53/5 का मतलब है 5 इकाई 5, 0, 5 छक 30, उसके बाद 6 छक 36, 6 9 54, 6 9 54, उसके बाद 6 9 54 और 5 5, 6 7 6 6 9 6 48, 2 6 3 18, उसके बाद 7 से 7 9 63, 7 9 63, और फिर कितना हो गया? 63 के बाद 4, और इसी तरीके से भाग दे करके लिखना है आपको। हाँ, 7 9 63, 63 के बाद बचा कितना? 4 बचा, और 7 6 42, 7 5 35, 5 7 6 35, 5 7 6 42 49, 4 7 5 35, 5 7 49, ये आएगा। तो घटिए रहे बाबा। उसके बाद आगे 8/80, तो 8 दहाँ 80, उसके बाद 9 95, तो 10.5, 9 5 45, फिर 11.5, 11.5, तो ये 9.5 जो है वहाँ तक ही
9.57। चलिए अब यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। किसका किसका? एसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप जान गए, एएफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप जान गए, एबी से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जान गए, फार्मूला क्या होता है वो भी जान गए। उसके बाद आप उसके बाद जो है सो इन तीनों का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे खींचाएगा। अच्छा, ग्राफ थोड़ा देर में हम लोग चेक करेंगे कि कैसे इसका ग्राफ खींचाएगा सो। अभी हम लोग फ़िलहाल किसका देख लेते हैं ग्राफ? तो ग्राफ हम लोग देख लेते हैं एएफसी का, चूँकि थोड़ा सा अलग है एएफसी का ग्राफ, इसी वजह से बाकी जो दो बच जाएगा उसको हम जब सीमांत लागत का ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर एक ही साथ मिलकर देखेंगे। तो एएफसी का ग्राफ पहले बनाते हैं। देखिए आप लोग पॉइंटिंग करके बनाइएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखिएगा और यहाँ पर लागत को मापिएगा। यहाँ हम एएफसी को माप देते हैं, या फिर लागत यहाँ पर हम माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लागत का ही वैरायटी है। और यहाँ पर निर्गत की इकाई को माप लिए हैं। और ग्राफ हम जब बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब हो गया एएफसी का ग्राफ है। किसका है? एएफसी का। यानी इस ग्राफ पर एएफसी का मान है और इसको हम लोग नाम देते हैं वक्र। एएफसी की आकृति कैसी होती है तो इसका नाम देते हैं आयताकार। आयताकार अतिपरवलय। अतिपरवलय इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस आकृति का मतलब होता है कि इस वक्र पर तो एएफसी का वैल्यू है, एएफसी का वैल्यू है, और यहाँ पर क्यू का वैल्यू यानी उत्पादन के स्तर का वैल्यू। तो एएफसी को प्रत्येक एएफसी तथा उत्पादन के प्रत्येक स्तर, निर्गत के प्रत्येक स्तर क्यू का गुणनफल हमेशा टीएफसी के बराबर होता है। यही आयताकार अतिपरवलय का खासियत है। वक्र एएफसी की आकृति आयताकार अतिपरवलय जैसी होती है। इसका अर्थ यही है कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर तथा एएफसी का गुणनफल हमेशा टीसी के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आप लोग पॉइंटिंग कीजिएगा, पॉइंटिंग को मिलाने के बाद इसी तरीके से वक्र आपका आएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप बिना आंकड़ा का आप भी ग्राफ बना लीजिएगा, ये मेरा भरोसा है। अब हम लोग अगला बात करते हैं। हम ग्राफ ये जो दो बचा एएफसी और एबीसी का, हम तुरंत इसका जिक्र करेंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद। उधर है सीमांत लागत, जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत भी बोलते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत। तो अल्पकालीन सीमांत लागत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट। अब सबसे पहले इसको सीखते हैं ये क्या होता है। तो ये क्या होता है? हाँ, इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि यह निर्गत की इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष कुल लागत में हुई परिवर्तन को बताता है। समझिए, निर्गत की इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष
कुल लागत में हुई परिवर्तन को सीमांत लागत बताता है। अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम सीमांत लागत पहली इकाई पर कैलकुलेट करना चाहेंगे। जो पहले जीरो इकाई पर तो ये भी खाली रहेगा, बाकी सब जैसे खाली रहें उस तरीके से। तो पहली इकाई पर देखते हैं, तो पहली इकाई पर कितना है, पहली इकाई पर टीसी में परिवर्तन कितना हुआ और क्यू में कितना का परिवर्तन होता है उससे चेक होगा। तो क्यू में परिवर्तन कितना का हुआ, 0 से 1 हुआ, तो परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू बराबर 1 हुआ। और टीसी में परिवर्तन देखिए 20 से 30 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो 10 का परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना, डेल्टा टीसी बराबर कितना होगा 10 और क्यू बराबर 1, तो 10/1 बराबर 10। तो पहली इकाई पर सीमांत लागत कितना हुआ, 10 हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरी इकाई पर निकालना चाहेंगे तब, तो दूसरी इकाई पर कुल लागत में परिवर्तन कितना का हुआ, देखिए 30 से 38 हुआ है, तो 30 से 38 हुआ है, तो देखिए 30 से 38 में 8 का परिवर्तन। अब 8 का परिवर्तन हुआ है और क्यू में कितना का परिवर्तन, ये 1 से 2 हुआ है, तो 1 से 2 हुआ है, तो डेल्टा क्यू बराबर 2। डेल्टा क्यू बराबर 1, परिवर्तन 1 ही का हुआ है, 1 से 2 हुआ तो परिवर्तन 1 के बराबर हुआ, और 8/1 बराबर 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो दूसरी इकाई पर सीमांत लागत कितना हुआ, 8 हुआ। तीसरी इकाई पर कैलकुलेट कीजिए। तीसरी इकाई पर टीसी में परिवर्तन कितना का हुआ, 38 से 44 हुआ, तो 38 से 44 हुआ, तो कितना का परिवर्तन, 14 में 8 जाएगा 6 का परिवर्तन, और 4 में 3 जाएगा 1 का परिवर्तन, सॉरी 6 का परिवर्तन ही होगा, 38, हाँ 6 का परिवर्तन। और क्यू में इधर देखिए 2 से 3 हुआ है, तो डेल्टा क्यू बराबर 1 का परिवर्तन, तो 6/1 बराबर 6। तो तीसरी इकाई पर 6 का परिवर्तन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर आगे यहाँ तक तो इस फार्मूला से निकाल लें। इस फार्मूला से हम आगे की भी इकाई को निकाल सकते हैं, लेकिन एक और फार्मूला आपको लोग को सीखना है, और उस फार्मूला को सीखने के बाद हम उस इकाई से भी कुछ इकाई तक निकालेंगे। फिर उसके बाद एक लॉजिक भी है, उसको भी, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिएगा, एक और फार्मूला है सीमांत लागत का, वो क्या है कि कुल लागत क्यू इकाई पर कुल लागत में से Q-1 इकाई पर कुल लागत घटाने से सीमांत लागत प्राप्त होता है Q इकाई पर। यही आपका दूसरा फार्मूला है, पढ़िएगा। Q इकाई पर कुल लागत में से निर्गत की Q-1वीं इकाई पर कुल लागत घटाने से निर्गत की Q इकाई पर सीमांत लागत प्राप्त होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो 3 इकाई तक निकाल चुके हैं। अब चौथा इकाई पर निकालना है। अगर चौथा इकाई पर अगर हमें सीमांत लागत निकालना है, तो Q के स्थान पर हम 4 पुट कर देंगे, अमीरा निकल जाएगा 4 - 1, और यहाँ पर 4। अब चौथी इकाई पर टीसी कितना है देख लीजिए। चौथी इकाई पर टीसी जो है वो 49 है, तो 49 लिख देंगे यहाँ पर। और 4 - 1 का मतलब 3 होगा, और तीसरी इकाई पर टीसी कितना होगा, तीसरी इकाई पर टीसी जो होगा वो 44 होगा। कितना होगा, 44 होगा। अब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में 4 जाएगा 5, और 4 में 4 जाएगा 0,
तो चौथी इकाई पर सीमांत लागत कितना निकला? 5 निकला। चौथी इकाई पर सीमांत लागत कितना निकला? नहीं दिख रहा है ना। चौथी इकाई पर सीमांत लागत जो है सो 5 निकला। देखिएगा MC4 हुआ और यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 यहाँ पर हम लिखेंगे। चौथी इकाई पर 5 निकला है इसमें। अगला इकाई पर निकालने के लिए क्यू बार बार हम पुट करेंगे। मान लीजिए 5वीं इकाई पर निकालना है तो क्यू बार बार 5 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए। अब 5वीं इकाई पर पुट कर दीजिए। कितना है आपका TC? 5वीं इकाई पर TC कितना है? 53 है। तो 53 माइनस चौथी 5 में से जाएगा 4 और चौथी इकाई पर TC कितना है? 49 है। तो 53 माइनस 49 बराबर कितना हो जाएगा? 13 में 9 हो जाएगा 4 और 5 में 4 में 4 तो ये 4 निकला। ठीक है। तो 5वीं इकाई पर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो फार्मूला से भी आप लोग सीख गए कि कैसे निकलता है। इस फार्मूला से भी हम 2 इकाई पर निकाल करके बता चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए। हम कुछ इकाई से इस फार्मूला से भी हम कुछ इकाई तक निकाले हैं। और तीसरा लॉजिक, यानी लॉजिक क्या होता है? यही फार्मूला लागू होता है। अगर निर्गत में एकक का वृद्धि हुआ है, एकक का वृद्धि हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग MC निकालने के लिए नीचे से घटा देते हैं। अब नीचे से घटाइए, देखिएगा नीचे से घटाने से कितना आता है इसे। ये 95 है ना, सॉरी 115 है। अब 115 में से 95 नीचे से ठीक ऊपर वाला को माइनस करते हैं तो 115 में 95 घटा देंगे। कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10 यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद देखिए 95 से ठीक ऊपर वाला को घटाइए तो 95 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 95 से 80 घटेगा तो 5 बचेगा। तो 5 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, बस पॉइंट में ये नहीं आएगा इसलिए हटाइए जीरो को। अच्छा, उसके बाद 80 में से 67 को घटाइए तो 80 में से 67 घटाएंगे अस्सी में 67 घटाएंगे तो 10 में 7 जाएगा 3 और 7 में 6 जाएगा 1। थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है। यहाँ जब 115 में 95 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। अच्छा, उसके बाद 95 में से 80 को घटाएंगे तो 15 आएगा। गलती हो गया थोड़ा, हाँ 15 आएगा। उसके बाद इसी तरीके से आगे घटाइए। 80 में से 67 को घटाइए कितना आएगा? 13 आएगा। तो 13 लिखिए यहाँ पर। फिर 13 आएगा। 67 में से 59 को घटाएंगे तो 17 में 9 जाएगा 8 आएगा। तो 8 होगा। फिर उसके बाद 59 में से 53 को घटाएंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, अब यहाँ पर सीमांत लागत को कैलकुलेट कर लिए। कैसे? इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर लिए, इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर लिए। और अगर इकाई में इकाई का परिवर्तन हो
तो टीसी के ठीक अगली इकाई पर जो कुल लागत है उससे पहले वाला इकाई पर कुल लागत को घटा देने से भी सीमांत लागत प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। तो ग्राफ में हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या देख चुके हैं कि टीसी का ग्राफ कैसा होता है, टीएफसी का कैसा होता है, टीवीसी का कैसा होता है, एएफसी का कैसा होता है। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि हाँ, अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे किसका किसका बीच, एसी, एबीसी और एमसी के बीच। ठीक है, तो आप लोग पहले पॉइंटिंग करके ही ग्राफ बनाने के लिए हम सलाह देंगे। आप लोग जब सीख जाइएगा तब आप लोग बिना आंकड़ा से ग्राफ बनाइएगा। कॉस्ट, ठीक है, ये निर्गत की इकाई यहाँ पर मापते हैं और वाई अक्ष पर लागत को मापते हैं, वो चाहे जो लागत हो। हाँ, बनाएंगे किसका किसका भी हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम बनाएंगे किसका, एबीसी का बनाएंगे, एसी का बनाएंगे, एबीसी का बनाएंगे और किसका बनाएंगे, एमसी का बनाएंगे। ये तीनों का बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये पॉइंटिंग करने के बाद जब आप उस पॉइंटों को मिलाइएगा तो इन दोनों का वक्र जो होगा वो अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा होगा, अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा होगा। तो हम इसको, इन आकृतियों को यू जैसा बनाते हैं। सबसे पहले एसी को बनाते हैं। तो एसी का जो ग्राफ होता है पॉइंटिंग करके जब बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से एसी का ग्राफ आएगा। ठीक है, एसी का ग्राफ। उसके बाद एबीसी का बनाइएगा तो आपका इस तरीके से यू शेप में आएगा। दोनों यू शेप में हो गया। एसी, ये एसी है, ये एबीसी है। अब एमसी भी यू शेप में ही होता है, लेकिन उसकी खासियत क्या है, उसकी खासियत है कि एसी जहाँ लोवेस्ट है, सबसे न्यूनतम है, सबसे कम एसी जहाँ है, जैसे जहाँ एसी सबसे गहरा है। ठीक है, और एबीसी सबसे ज़्यादा, सबसे जहाँ ज़्यादा गहरा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ गलती लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा गहरा या सबसे कम एसी जहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ही कांस्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो एबीसी सबसे कम कहाँ है, यहाँ पर है। एसी सबसे कम यहाँ पर है। और ये दोनों गहराइयों को छूते हुए एमसी वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यही इसकी खासियत है। एमसी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पकालीन लागतें एसी, एबीसी तथा एमसी की आकृति अंग्रेजी अक्षर के यू जैसी क्यों होती है। तो इसका हम कारण तुरंत जानेंगे। सबसे पहले हम, हाँ,
तो इसका पहला मीनिंग होता है कि अल्पकालीन लागतों की आकृति अंग्रेजी अक्षर के यू जैसे होने का अर्थ होता है कि शुरुआत में लागतें का घटना, फिर लागतें का बढ़ना। किसी भी अल्पकालीन लागत की आकृति यू आकार होने का अर्थ यही होता है, शुरुआत में लागतें घटती है, फिर लागतें बढ़ती है। तो ये पहला मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग है, यहाँ ये तो मीनिंग हुआ। कारण क्या, कारण पूछा जाता है कि कारण क्या है, तो कारण इसका है कि कारण क्या है, तो कारण है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का लागू होना। परिवर्ती अनुपातों का नियम का लागू होना। उसमें हम लोग परिवर्ती अनुपात का नियम हम लोग देख चुके हैं कि यह नियम बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ सीमांत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ता है, फिर घटने लगता है। तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है, फिर एक सीमा तक बढ़ता है, फिर घटने लगता है। तो उत्पाद का जस्ट उल्टा आकृति लागतों का होता है। तो सीमांत उत्पाद एक सीमा तक बढ़ा और फिर घटने लगा, लागत क्या होगा, एक सीमा तक घटेगा फिर बढ़ने लगेगा। इसलिए अल्पकालीन लागतों की आकृति यू आकार होने का पहला कारण परिवर्ती अनुपात का नियम का लागू होना। दूसरा कारण देते हैं उन अर्थशास्त्री का नाम है रॉबिन्सन। ये दूसरा कारण बताते हैं, आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययिता का अधिक तथा कम होना। जब ये आंतरिक और बाह्य मितव्ययिता का क्या होता है, ये पिछला वीडियो में डिस्कस किया गया है। एक तरह का बचत होता है। तो शुरुआत में आंतरिक और बाह्य मितव्ययिता ज़्यादा होती है, जिस वजह से लागतें कम होती हैं, और जब ये कम हो जाती है तो फिर लागतें बढ़ जाती है। तो ये दो प्रमुख कारण है क्या, अल्पकालीन लागतों की आकृति का यू आकार होने का। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, अल्पकालीन लागतें AC चाहे ABC चाहे MC की आकृति अंग्रेजी अक्षर के यू जैसा क्यों होता है। तो जवाब में यही देना पड़ेगा। पहला कारण परिवर्ती अनुपात का नियम का लागू होना, दूसरा कारण आंतरिक और मितव्ययिता का अधिक तथा कम होना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अब विभिन्न लागतों के बीच संबंध की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, संबंध की चर्चा कर लेते हैं। संबंध की बात करेंगे तो सबसे पहला संबंध कि देखिए AC और ABC में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो संबंध में हम जब बात करेंगे तो हम एक ही संबंध की चर्चा करते हैं और 2 आंसर मिल जाएगा। AC चाहे ABC तथा MC के भी संबंध। तो ऐसे क्वेश्चन एक ही आता है, AC तथा MC के भी संबंध बताइए, या फिर ABC तथा MC के भी संबंध बताइए। तो पहला संबंध होता है इन दोनों के बीच। देखिए अगर हम इसका ये दोनों MC और ABC की बात करें, MC और ABC की बात करें तो ये दोनों यहाँ पर मिले हैं, और मिलन बिंदु से पहले की स्थिति में जो है वो मिलन बिंदु से पहले की स्थिति में देखिए ABC अधिक है
दोनों स्थिति में मिलन बिंदु से यहाँ भी पहले देखिए तो AC अधिक है, AC अधिक है MC से, और मिलन बिंदु से यहाँ पहले देखिएगा तो यहाँ ABC अधिक है MC से। तो हम दोनों को मिला करके ही ले लेते हैं AC या ABC अगर MC से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में AC या ABC क्या होता है, घटता है। ये पहला और महत्वपूर्ण संबंध है। दूसरा AC या ABC, देखिए मिलन बिंदु के बाद देखिए यहाँ पर AC कम हो गया है किससे, MC से, और इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ पर ABC कम है MC से। तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो AC अथवा ABC अगर MC से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में AC या ABC क्या होता है, बढ़ता है। दो संबंध हो गया। तीसरा संबंध क्या होता है, AC हो चाहे ABC हो, AC हो चाहे ABC हो, ठीक है, चाहे MC हो, तो इसको लिखेंगे AC या ABC तथा MC, ये दोनों का कैलकुलेशन TC की सहायता से की जाती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण संबंध इनके बीच, AC तथा MC के बीच, ABC तथा MC के बीच, ये तीन महत्वपूर्ण संबंध है। और चौथा महत्वपूर्ण बात यहाँ याद रखना है कि ये तीनों आकृतियाँ अंग्रेजी अक्षर के U जैसी होती है। अब ये दोनों को अगर हम U आकृति की छाप दें तो जहाँ पर AC न्यूनतम होगा, जहाँ पर ABC न्यूनतम होगा, वहीं से होकर MC वक्र गुजरता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिना डाटा का आप सब वक्र बनाएंगे तो इन बातों को बहुत ज़रूरी रूप से ध्यान में रख कर के बनाना पड़ता है, नहीं तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं, वो है आपका TC और MC के बीच संबंध। TC और MC के बीच संबंध, TC तथा MC के बीच संबंध। तो देखिए अभी हम लोग TC का ग्राफ पूर्व अथवा आधा घंटा 40 मिनट पहले TC का ग्राफ कैसा होता है वो हम लोग देखे थे। तो मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष से क्या होता है, शुरू होता है और कुछ इस तरीके से जाता है। और MC का भी हम लोग देखें कि इसका आकृति U जैसा होता है, इसका आकृति क्या होता है, U जैसा होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच पहला संबंध क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए MC घट रहा है और TC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही पहला संबंध यही है, MC घटने से TC बढ़ता है, TC क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा संबंध, यहाँ के बाद MC बढ़ रहा है, देखिए MC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और TC भी क्या हो रहा है, बढ़ने लगा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो दूसरा संबंध यही है, MC बढ़ने से TC बढ़ता है। अब सवाल है कि घटने से TC बढ़ता है और MC बढ़ने से भी TC बढ़ता है, तो यहाँ वाला क्या है, यहाँ वाला में MC जब बढ़ता है तो TC बढ़ता है, लेकिन बढ़ता हुआ गति से बढ़ता है। TC बढ़ता गति से बढ़ता है, बढ़ता हुआ गति से बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा संबंध सिग्मा MC बराबर
टीसी होता है। तो टीसी और एमसी के बीच महत्वपूर्ण संबंध, एमसी के घटने से टीसी बढ़ता है, एमसी के बढ़ने से टीसी बढ़ता हुआ दर से बढ़ता है, और तीसरा संबंध एमसी के जोड़ने से टीसी प्राप्त होता है। इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्पकालीन लागतें तथा दीर्घकालीन लागतें क्या होती है उसको जाने, फिर अल्पकालीन लागतों के प्रकार को जाने। 3 प्रकार, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। फिर कुल लागत 2 लागतों से बनता है, औसत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। औसत लागत कुल लागत और निर्गत की इकाई के अनुपात के रूप में परिभाषित हुआ। अंत में वो भी एक और तरीके से परिभाषित हुआ, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योगफल के रूप में। फिर हम लोग सीमांत लागत को देखें। फिर हम लोग अल्पकालीन लागतें की आकृति यू आकार की होती है उसको देखें। औसत स्थिर लागत का वक्र आयताकार अतिपरवलय आकृति का होता है, उसका क्या अर्थ होता है। फिर हम लोग संबंध देखें विभिन्न लागतों के भी, जैसे एसी, एबीसी तथा एमसी के भी संबंध देखें। फिर हम लोग एमसी और टीसी के भी संबंध देखें। इस तरीके से यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। और इसी तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर हम वीडियो लेक्चर लगातार डालते आ रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका समय पर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।